नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पहली कक्षा के क्रम को ही आगे बढ़ाएंगे। पहली कक्षा में हमने पढ़ा कि हिंदी पढ़ते समय बलाघात कहाँ पर होता है तथा बलाघात क्यों लगाया जाता है, इसका उच्चारण में क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि अनुतान क्या है और संगम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है अनुतान और संगम। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुतान क्या है। अनुतान को हम सुर लहर भी कहते हैं। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण एक सुर के साथ होता है, और जब हम एक से अधिक ध्वनियों से बने किसी वाक्यांश या वाक्य का उच्चारण करते हैं तो हमारा सुर एक उतार चढ़ाव, एक प्रकार के आरोह अवरोह के साथ एक सुर लहर बनाता है। तात्पर्य यह है कि किसी वाक्यांश या वाक्य को पढ़ते समय जब सुर में उतार चढ़ाव आता है, यही अनुतान कहलाता है। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि अनुतान क्या है। अनुतान क्या है? अनुतान यह है कि जब हम किसी वाक्य को, पाठ को या कोई कविता का वाचन करते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर हमारा स्वर जो होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, कहीं पर भावानुसार ऊंचा होता है, कहीं पर वाक्य में जो हमारा भाव होता है प्रश्नवाचक जहाँ पर होता है, या जहाँ पर हमें वाक्य में क्रोध का भाव आता है, तो उसी के अनुसार हमारे उच्चारण करने में, हमारे स्वर या हमारे सुर में उतार चढ़ाव आता रहता है। यही अनुतान है। जैसे यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। जैसे हमारा वाक्य है, कौन है वहाँ। तो देखिए हम इसे कैसे पढ़ते हैं। कौन है वहाँ, यह हमने एक सामान्य भाव के साथ पढ़ा, सामान्य तरीके से पढ़ा। अब इसी को हम थोड़ा गुस्से में पढ़ेंगे। कौन है वहाँ, तो यहाँ पर हमारा क्रोध प्रकट होता है। अब इसके बाद हम कौन है वहाँ, अर्थात यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा कि वहाँ कौन है। तो एक ही वाक्य को हमने अलग अलग भाव के साथ अलग अलग अर्थ प्रकट करते हुए उसको हमने पढ़ा। तो कहीं पर हमने स्वर को ऊंचा करा, कहीं पर हमने अपने सुर को हल्का करा, कहीं पर हमने अपने सुर को सामान्य रखा, कहीं हमारे सुर में क्रोध था। तो यही अनुतान है। जब हम वाक्य को अलग अलग तरीके से कहीं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ते हैं तो उसी को हम अनुतान कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक वाक्य का उदाहरण और प्रस्तुत करती हूँ। जैसे वाक्य होगा हमारा, तुम्हारे इतने कम अंक क्यों आए। तो सबसे पहले हम इसे सामान्य रूप में पढ़ेंगे, तुम्हारे इतने कम अंक क्यों आए। अब दूसरा हम थोड़ा क्रोध से पढ़ेंगे कि हमें क्रोध आ रहा है कि तुम्हारे इतने कम अंक क्यों आए। तो हम उसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, तुम्हारे इतने कम अंक क्यों आए। उसके बाद हम इसे एक आश्चर्य के भाव से पढ़ेंगे, तुम्हारे इतने कम अंक क्यों आए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको एक ही वाक्य को अलग अलग भाव से पढ़ा। जब हम अलग अलग भाव के साथ अलग अलग अर्थ प्रकट करते हुए अपने सुर में उतार चढ़ाव या ठहराव लाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। तो और जब हम अलग अलग अनुतान के साथ एक ही वाक्य को पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि अनुतान परिवर्तन के साथ ही वाक्य के अर्थ या फिर वाक्य के भाव में भी पर्याप्त परिवर्तन आता है। तो यहाँ हमने क्या जाना, अनुतान को, कि अनुतान क्या है। हमारे वाक्य को पढ़ते समय हमारे द्वारा वाक्य को पढ़ते समय जब हमारे सुर में उतार चढ़ाव आता है तो या कहीं पर ठहराव आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे संगम क्या है। तो आइए जानते हैं कि संगम किसे कहते हैं। संगम, सबसे पहले हम जानते हैं कि संगम क्या है। संगम का अर्थ होता है मेल। जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं। तो और जब हिंदी भाषा में संगम का अर्थ होता है दो पदों के आपस में मेल करने को हम संगम कहते हैं। तो जैसे हम आगे जानते हैं कि संगम क्या है। दो पदों की अर्थानुसार सीमा को जानते हुए उसमें उचित विराम चिन्ह देना ही संगम कहलाता है। अर्थात
जब हम कोई शब्द, वाक्यांश या वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें जहाँ पर हमारे भावानुसार, हमारे भाव के अनुसार अर्थात जो हम कहना चाहते हैं वह अर्थ पूर्ण होता है तो हमें वहाँ पर अर्थानुसार विराम लेना चाहिए। यदि हम अर्थानुसार पद सीमा को जानते हुए भी उचित विराम नहीं लेते हैं तो लिखे गए शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है या उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि एक पद का दूसरे पद से संगम या मेल पद का अर्थ बदल देता है। जैसे अब मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला उदाहरण है मन का। मन का अर्थ होता है मन की बात। अब यदि यहाँ पर मन से का पद संगम होता है तो वह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा मन का। मन का अर्थ होता है मोती। यदि हमने उसको लिखा मन का तो वह मन से संबंधित अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ। अब जब यदि हमने मन और का के मध्य पद संगम करके उसे इस प्रकार से लिखा तो यहाँ पर उसका अर्थ बना मोती। तो इस प्रकार से दो पदों के मध्य जब संगम होता है, पद संगम होता है तो वह एक नए अर्थ के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है। जैसे उसी प्रकार से मेरा एक अन्य उदाहरण है आईना। आईना का अर्थ होता है ना आना, अर्थात यहाँ पर आईना का अर्थ ना आने से संबंधित है। और यदि यहाँ पर आई और ना के मध्य पद संगम होता है तो इसका अर्थ यह कुछ इस अर्थ में प्रयुक्त होता है आईना अर्थात दर्पण। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है जल सा। जल सा अर्थात जल के समान। अब यदि यहाँ जल और सा के मध्य पद संगम होता है तो वह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा जलसा। जलसा का अर्थ होता है उत्सव से। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि जब दो पदों के मध्य पद संगम होता है तो वहाँ पर वह अपने पूर्व अर्थ से भिन्न एक नए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये तो हमने शब्दों के आधार पर संगम के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। इसके बाद हम वाक्य प्रयोग के आधार पर संगम की स्थिति को जानेंगे और समझेंगे। जब वाक्य प्रयोग के आधार पर पदों का संगम होता है तो उसमें उसके शाब्दिक अर्थ में ही परिवर्तन नहीं होता, इसके अलावा उस पूर्ण वाक्य का अर्थ और भाव में परिवर्तन आ जाता है। संगम शब्द और वाक्य स्तर पर अर्थ को प्रभावित करता है, अतः इसकी स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दो उदाहरण प्रस्तुत करके बताती हूँ। जैसे मेरा पहला उदाहरण है, यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है रोटी को बंद रखा गया है। रोटी को बंद रखा गया है। मेरे उच्चारण पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ है कि हमने रोटी को ढककर या बंद करके रखा है। अब यदि हम इस वाक्य में आए शब्दों के मध्य पद संगम करते हैं तो वह किस अर्थ में प्रयुक्त होगा देखेंगे। अब देखिएगा मैं क्या कह रही हूँ। रोटी को बंदर खा गया। यहाँ पर हमने बंद और रखा, जो पूर्व वाक्य था उसमें हमने जो बंद और रखा दो शब्दों का उच्चारण किया, हमने वहाँ पर बंद और रखा दो शब्दों में हमने पद संगम किया और उस पद संगम से जो अर्थ निकल कर आया वह था बंदर खा गया है। अर्थात बंद और रखा में पद संगम होने के बाद उस वाक्य का अर्थ आया कि रोटी को बंदर खा गया है, अर्थात रोटी बंदर खा गया। तो यहाँ पर पद संगम के कारण वाक्य के अर्थ और भाव दोनों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। अब हम संगम की स्थिति को वाक्य प्रयोग के आधार पर हम एक अन्य उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक अन्य वाक्य लिया है, ना राधा आई ना ही मुझसे उपहार लेगी।
ना राधा आई ना ही मुझसे उपहार लेगी। अर्थात यहाँ पर हम कह रहे हैं ना तो राधा आई, स्वयं आई है, और ना ही वो मुझसे अब कोई उपहार लेगी। अब यहाँ पर जब हम इस वाक्य में कुछ पद संगम करते हैं तो इसका यह कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उसका क्या अर्थ होगा, अब ये देखेंगे। ना राधा आईना ही मुझसे उपहार लेगी, ना राधा आईना ही मुझसे उपहार लेगी। तो हमने आई और ना का जो था पद संगम किया और वह किस रूप में प्रयुक्त हुआ, दर्पण के रूप में। उसका अर्थ क्या आया, तो यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ है कि राधा मुझसे आईना उपहार में नहीं लेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब दो पदों के मध्य संगम होता है, तो जब एक शब्द में या दो शब्दों में पदों के मध्य संगम होता है तो वहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ में परिवर्तन आता है। परंतु जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और जब दो पदों में पद संगम होता है तो वह जिस वाक्य में वे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे पद प्रयुक्त हुए हैं, तो उस वाक्य के पूर्ण अर्थ में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना कि अनुतान क्या है। अनुतान में हमने क्या जाना कि जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो जो पढ़ते समय जो हम अर्थानुसार, भाव के अनुसार अपने भाव या अर्थ को श्रोता के समक्ष प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप में उतार चढ़ाव लाते हैं। अपने सुर में, जो हमारे सुर में उच्चारण करते समय जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह की स्थिति या कहीं पर ठहराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वही क्या है, अनुतान है। और दूसरा हमने पढ़ा संगम। संगम का अर्थ क्या बताया हमने, मेल। जब दो पदों के मध्य संगम होता है तो जिन दो पदों का जो एक अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जब उन्हीं दो पदों में, जो दो शब्दों के में या दो पदों में जब पद संगम होता है तो एक नए अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जब वही पद किसी वाक्य के मध्य प्रयुक्त किए जाते हैं तो जब वहाँ वाक्य के मध्य किन्हीं दो पदों में पद संगम होता है तो वहाँ पर उनके न केवल शाब्दिक अर्थ में परिवर्तन आता है, वरन पूर्ण वाक्य में पर्याप्त, वाक्य के अर्थ और भाव में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। तो आज की कक्षा हमारी अनुतान और संगम की यहीं समाप्त होती है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिंदी कौशल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।